ताऊ, ताई और मैं। उस दिन ऑफिस में तड़के एक ट्रेनिंग सेशन था। यही एकमात्र वजह थी कि मैं सुबह 7 बजे उठकर अपनी दैनिक क्रियाओं में व्यस्त था। मैं बाथरूम से नहाकर बाहर निकला ही था कि अचानक माताजी मेरी तरफ भागती हुई आगे बढ़ी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। क्या हुआ? मैंने पतलून में एक पांव डालते हुए पूछा। माताजी, उनका फोन आ गया, वो आने वाले हैं। सर्दियों की सुबह 8 बजे मेहमानों के घर पधारने का दर्द भला कौन नहीं समझेगा। शायद ये पिताजी की बातों में अतिशयोक्ति अलंकार का अत्यधिक प्रयोग ही था कि ताऊ ताई ने सुबह 8 बजे घर आने का निर्णय लिया। पिताजी की माने तो वह हर रोज सुबह 5 बजे उठकर योगा करते हैं। ऐसे में 8 बजे मेहमानों का आना लाजमी है। ये बात अलग है कि उस दिन पिताजी की आंख 8 बजे ताऊ का फोन सुनकर ही खुली। खैर, पिताजी अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुके थे और साथ में ले डूबे थे माताजी को। घर की हलचल से अंदाजा कुछ ऐसा था कि ताऊ ताई शाम तक यहाँ से चले जाएंगे। इन सब बातों से परे मैं 9 बजे ऑफिस के लिए निकल चुका था। काफी समय बाद शाम में ऑफिस से घर जल्दी आने का मौका मिला। सोचा क्यों ना आज जल्दी पहुंचकर माताजी और पिताजी के लिए टिक्की पैक करवाकर लेता जाऊं। 3 प्लेट टिक्की पैक करवाकर सीढ़ियां लांघता हुआ मैं बिजली की रफ्तार से घर की चौखट तक जा पहुंचा। डर था कि कहीं ये सर्द शाम टिक्की की गर्माहट को कम ना कर दे। माताजी ने हर रोज की तरह दरवाजा खोला। अलग था तो उनके सर पे पड़ा वो घूंघट जो उनकी आंखों तक आ रहा था, और कमरे में हीटर के सामने बैठी ताई की नजर जो लगातार टकटकी लगाए दरवाजे पे देख रही थी। काफी दिनों बाद पूरी 1 प्लेट टिक्की के जायके का लुत्फ उठाने का ख्याल धूमिल होता नजर आ रहा था। ये दृश्य देखकर मैं हतप्रभ था। ताई जी की नजरों से बचता बचाता मैंने एक हाथ से माताजी का हाथ पकड़ा और उनको किचन की ओर ले गया। दूसरे हाथ से टिक्की किचन के एक कोने में टिकाते हुए मैंने माता जी से पूछा, ये गए नहीं अभी? माताजी, कोई बात नहीं बेटा। ताई जी का व्रत है। ये जवाब मेरे सवाल का तो नहीं था, लेकिन न जाने क्यों एक अजीब सा सुकून देने वाला था। और पूछने पे पता चला कि मेहमान आज रात यहीं रुकेंगे और कल सुबह चले जाएंगे। अब बारी थी ताऊ ताई का सामना करने की। गहरी सांस लेते हुए मैं कमरे में दाखिल हुआ और ताई जी के चरणों में जा गिरा। पधारिए शंकराचार्य जी। ताई जी मेरी जुल्फों को निहारते हुए बोली। ताऊ जी को कमरे से नदारत देख मैं समझ चुका था कि किचन में माताजी से बात करने के दौरान बाथरूम से वायु घूमने की आवाज क्यों आ रही थी, जिसका एक मतलब ये भी था कि ताऊ जी जब आएंगे तो अलग से लेंगे। इस बीच माताजी ने ताई जी का परिचय ये कहते हुए कराया कि ये कवियत्री हैं। शेष परिचय ताई जी ने अगले 1 घंटे में स्वयं पूरा किया। चेहरे पढ़ने की कला में मैं भी मशहूर। ताई जी ने माताजी और पिताजी को बताया कि लड़का आपका विद्वान है। इसके हाव भाव बता रहे हैं कि बहुत अच्छा और समझदार है। इसके चेहरे पे एक तरह का तेज है। बहुत आस लगाए मैंने ललचाई नजरों से माताजी और पिताजी की तरफ देखा कि शायद कम से कम आज तो ये भी मेरी तारीफ में कुछ बोल ही देंगे, मगर ये हो न सका। मेहमानों की बात काटना हमारे संस्कारों में नहीं आता, इसलिए माताजी पिताजी ने चुप रहना ही उचित समझा। खैर, ताई जी को मेरे चेहरे पे नजर आने वाला तेज असल में 12 घंटे की नौकरी के बाद निकाला हुआ तेल था जो मेरे माथे पे नजर आ रहा था। यहाँ वो मात खा गई थी। उनकी बातों का कार्रवाई यहीं नहीं रुका। ये मेरी नई ताई जी हैं, जिनसे मैं जिंदगी में पहली बार अभी 1 घंटे पहले मिला हूँ, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने पूरे परिवार से रूबरू करवा दिया था। मधुर जो उनका बेटा है बहुत मधुर गाता है। बकौल ताई जी जब वो कस्मे वादे गाता है तो मानो मंदिर के घंटे अपने आप
हिलने लगते हैं। वो खिंचता बहुत अच्छा है। ताई जी यहाँ भी नहीं रुकी। उनकी बहू यानी मधुर की पत्नी की सुंदरता की पूरी कायनात कायल है। वो एकदम दूध जैसी सफेद है और किसी अंग्रेज से कम नहीं लगती। साथ ही अगर ताईजी की माने तो उनका बेटा मधुर देखने में सुंदर नहीं लगता, लेकिन उनको बहू सुंदर चाहिए थी। जब बहू निकले तो मोहल्ले के लोग लाइन लगाकर देखें और आगे आने वाली पीढ़ी की शकल और सूरत पुलिस भी सुधर जाए, ऐसा मानना है हमारी पूजनीय ताईजी का। ये सब सुनकर मेरे अंदर बहू के लिए एक संवेदना तो उत्पन्न हुई, लेकिन मैंने उसे अपने अंदर ही दबा लिया। वैसे अभी कुछ ही देर पहले ताईजी ने मुझे पश्चात सभ्यता के दुष्प्रभाव को विस्तार से समझाया था और अंग्रेजों से दूर रहने और उनकी नकल ना करने की एक दुरुस्त सलाह दी थी। ऐसे में उनकी अंग्रेजों की तरह सुंदर बहू वाली बात मेरी समझ से परे थी। साथ ही उनके सुंदरता के मापदंडों को भी मैं अभी समझ नहीं पाया था। अब ताईजी से मिले हुए 2 घंटे बीत चुके थे और वो मुद्दे की बात पे आ गई थी। वो मेरे लिए भी अपनी बहू की तरह एक सुंदर लड़की की बायोडाटा लेकर तैयार बैठी थी। मानो मेरे विवाह की चिंता उनको अंदर ही अंदर से खोखला किए जा रही थी। ये कुछ इस तरह था जैसे उन्हें धरती पर 36 नवयुवकों की शादी करवाने का टारगेट मिल गया हुआ था। ताईजी ने बताया कि एक लड़की नजर में है, लंबाई में 5 फीट 5 इंच की है और शरीर से हष्ट पुष्ट और सुडौल है। लड़की में गांव वाली मजबूती है। ये व्याख्या लड़की की है या गांव की मजबूती लड़की की, ये तो नहीं पता, मगर हाँ, अगर लड़की थी तो मुझे पटखनी देने के लिए पर्याप्त थी। ताईजी एक और बिंदु पे प्रकाश डाला कि बीटेक वाली लड़कियों से शादी नहीं करना चाहिए, सब भ्रष्टाचारी होती हैं। भ्रष्टाचारी से याद आया, ताईजी को जिंदगी में सिर्फ एक चीज का मलाल था कि उन्हें बीजेपी से टिकट नहीं मिल पाया। इस बीच कपड़े बदलकर मुंह हाथ धोने का ख्याल आया और मौका देखकर मैं कमरे से बाहर आया। आज घर पे मेहमान आए थे, पकवान बनने का मौका भी था और दस्तूर भी। इसी उपलक्ष्य में आज पूड़ी और मटर मखाने की सब्जी बनी। खाना खाने के लिए सभी लोग बैठे ही थे कि अचानक, ताईजी बिट्टू भोजन मंत्र पढ़ो। ताईजी की उम्मीदों के उल्ट मैंने भोजन मंत्र का संस्कृत में उच्चारण कर दिया और साथ में एक मंत्र एडवांस में सुबह की पूजा के लिए भी सुना दिया, कारण अगली सुबह भी ऑफिस जल्दी जाना था। उनके लिए ये वाकई हैरान करने वाला था। आजकल की जनरेशन पर पश्चाताप सभ्यता के प्रभाव को वो मुझे काफी विस्तार में समझा चुकी थी। अब बारी थी भोजन काल के बाद वाली कक्षा की, जिसका शुभारंभ और अंत ताईजी ने एक बार फिर कई मधुर कविताओं साथ किया। इसी बीच उन्होंने अपना परिचय एक बार फिर करवाया और बताया कि उनका बेटा मधुर बहुत ही मधुर गाता है। वो जब कस्मी वादे गाता है तो मानो मंदिर के घंटे अपने आप हिलने लगते हैं। वो खिंचता बहुत अच्छा है। उनकी बहू दूध की तरह सफेद है और अंग्रेज से कम नहीं लगती। साथ ही अपने बेटों की तारीफों के लंबे और टाइट पुल बांधने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। ये सब सुनकर मैंने एक बार फिर माताजी और पिताजी की ओर ललचाई नजरों से देखा कि शायद इस बार तो मेरी भी तारीफ हो ही जाएगी, मगर खैर। इसी बीच उन्होंने लल्ला को फोन भी लगाया और फोन मेरे हाथों में पकड़ा दिया और मैंने और लल्ला ने कुछ इस तरह बात की जैसे हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। उस 2 मिनट की बातचीत में हम एक दूसरे के घर आने और मिलने तक का प्लान बना चुके थे। असल में और कुछ बात करने के लिए था भी नहीं। इसके बाद ताईजी ने मुझे कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर मैं सकपका गया। ताईजी, हमने लल्ला को तुम्हारे बारे में बता दिया है, अब लल्ला तुम्हें देख लेगा। उस पल मुझे अपनी जिंदगी में किए गए सारे पाप याद आ गए। शायद उनको टिक्की ना खा पाने का मलाल था या कुछ और। फिर जो मुझे कुछ देर बाद समझ आया उसमें थोड़ा और सकपका गया। लल्ला मुझे मेरी शादी करवाने के लिए देखने वाला था। इसी बीच मैंने ताईजी को फोन पर किसी और से कहते हुए सुना,
लड़का लंबा है, सुंदर भी है। ये सुनकर मैंने एक बार फिर ललचाई नजरों से माताजी पिताजी की ओर देखा। शायद इस बार पर खैर, कमरे में मंडप लगने से पहले मैं वहां से निकल जाना चाहता था, लेकिन तभी ताई जी, गाना सुनाओ। इस बार मेरी तरफ से मोर्चा माताजी ने संभाला। समा बन चुका था। ताई जी और आंखों तक घूंघट किए माताजी को एक साथ भजन गाते देखना अत्यंत शोभनीय था। यही मौका था कि भजन की धुन पर नाचते हुए मैं किसी भी तरह दूसरे कमरे तक पहुंच जाना चाहता था। इस बार मैं सफल रहा और ताई जी की नजरों से बचते हुए दूसरे कमरे में पहुंच गया। खैर, ऑफिस में कल होने वाली ट्रेनिंग सेशन के संबंध कुछ काम करने के लिए मैंने लैपटॉप खोला ही था कि बराबर वाले मिश्रा जी ने दरवाजे पे दस्तक दी। रात के 10 बज रहे थे। मिश्रा जी दंदनाते हुए उस कमरे की ओर चल दिए जहां से कविताओं की आवाज आ रही थी। नए शिकार को आता देख ताई की आवाज तीव्रता कई गुना बढ़ चुकी थी। इस बीच दूसरे कमरे में लैपटॉप लेकर बैठा मैं कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अगली सुबह जल्दी उठने के बारे में सोचना तो दूर, फिलहाल मैं अभी सोने के बारे में भी नहीं सोच पा रहा था। घर में चार टायर्ड लोगों के बीच फंसने की लाचारी का एहसास काफी अलग था। दूसरे कमरे से आती आवाजों से प्रतीत हो रहा था कि पिताजी भी जोर आजमाइश कर रहे थे। बीच बीच में मिश्रा जी कोरस में सुर लगा रहे थे। जैसे जैसे रात ढल रही थी, कवियों का जोश ठंडा पड़ रहा था और मैं राहत की सांस ले रहा था। कुछ देर बाद कमरे में कुछ अलग से हलचल हुई। पता चला कि कवि सम्मेलन का समापन हो रहा है। मिश्रा जी ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया और हमने सोने की तैयारी। अब आधी रात का वक्त था और मैं ताई जी के सामने पढ़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता था, इसलिए सीधे रजाई में घुस जाना चाहता था। सिर्फ एक रात की बात है, ये सोचकर मैं भी सुबह 6 बजे का अलार्म लाकर सो गया। अगली सुबह सोचा जब तक ताई जी सुबह उठेंगी तब तक अपना काम निपटाकर ऑफिस निकल जाऊंगा। सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना था। ऐसे में ताई जी के सामने पढ़ने का साहस नहीं था। सुबह 6 बजे अलार्म की आवाज कानों में पड़ी। अलार्म बंद करते ही एक और आवाज कानों में पड़ी। जी हाँ, ये थी ताई जी के भजन गुनगुनाने की आवाज। जिंदगी में मैंने खुद को कभी इतना लाचार महसूस नहीं किया था। अब कमरे से बाहर निकलने में डर लग रहा था। अगर ताई जी ने रोक लिया तो 9 यहीं बजेगा। कमरे से बाहर निकलने की कोशिश में मैं कई बार चौखट तक जाकर वापस लौट गया। हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पेट में वायु घूमने का सिलसिला शुरू हो चुका था और प्रेशर साफ तौर पे फील किया जा सकता था। अब मुझे किसी भी हालत में कमरे से बाहर निकलकर संडास तक जाना था। जिंदगी में अभी तक की गई पढ़ाई और साइंस पहली बार काम आने वाली थी। एक बात साफ थी, अगर कमरे से निकलकर तेज गति से संडास की तरफ सीधे चले जाऊं, जिसकी दूरी कमरे से तकरीबन 15 फीट है, तो ताई जी की नजरों से बचा जा सकता है कि एक गहरी सांस भरी और सीधे संडास की तरफ तेज गति से दौड़ लगाई। मेरी पढ़ाई रंग ला रही थी। गति अच्छी थी, दूरी का हिसाब भी सही लग रहा था और ऐसा लगा कि अब मैं संडास तक पहुंच ही जाऊंगा। जैसे जैसे मैं संडास के दरवाजे के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे मेरा प्रेशर बढ़ रहा था, जैसे वो निकलने को बेताब हो। मैंने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से आवाज आई, अरे बिट्टू, लग गई। मेरे मुंह से निकला। प्रेशर अपने मुहाने पे निकलने के लिए तैयार था। ऐसे में ताई जी के बुलावे की कीमत में बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन जवाब देना जरूर मजबूरी थी। अतिथि देवो भव। कच्छे का क्या था, वो तो धुल जाता। मैं रुका, पलटा और ताई जी की तरफ बढ़ा। मैं, जी ताई जी, तो बेटा क्या सोचा? मैं, किस बारे में ताई जी? शादी के बारे में। ये सुनकर मेरे चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी। ताई जी, कैसी लड़की चाहिए? इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, ताई जी, शादी तो करोगे ना? यही वो मौका था जब पहले सवाल के डिटेल डिस्कशन से बचकर अपना समय और अपना कच्छा दोनों बर्बाद होने से बचा सकता था। मैंने तपाक से जवाब दिया, नहीं करूंगा। ताई जी ने
एक बार फिर लड़की का बायोडाटा दोहराया। लड़की लंबाई में 5 फीट 5 इंच है और शरीर से हष्ट पुष्ट और सुडौल है। लड़की में गांव वाली मजबूती है। ऐसा पहली बार हुआ था कि सुबह 7 बजे कोई मेरी शादी को लेकर तत्पर था और मैं संडास जाने को लेकर। कुछ देर बाद मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार था। ब्रेकफास्ट के दौरान एक बार फिर ताई जी से सामना हो रहा था। ताई जी, बिट्टू तुमने गाना नहीं सुनाया। हम ताई जी, बेटा हमारा लड़का मधुर कस्मे वादे मंदिर घंटा खींचता। हम मेरे ऑफिस निकलने से पहले ताऊ ने मुझसे अपना गंतव्य तक जाने का तरीका उचित समय तक अधिक जानकारी ली। अब ये निश्चित हो चुका था कि अतिथि आज चले जाएंगे। मैंने भी निकलने से पहले ताऊ ताई के चरण स्पर्श कर तरीके से विदा ली। फिर जल्दी आइएगा वाली फॉर्मेलिटी करनी हमारे यहाँ जरूरी होती है, सो वो मैंने भी कर दी। हालांकि ये कहते वक्त मैंने उनके जवाब का इंतजार नहीं किया और चलता बना। आज दोपहर तक उनके यहाँ से निकलने का क्रम था, तो इस तरह पिछले 24 घंटे तक नए नवेले ताऊ ताई के साथ बिताकर काफी अलग महसूस कर रहा था। आज भी ऑफिस जल्दी पहुंचने के बाद घर वापसी भी कुछ जल्दी हो रही थी। माथे पे आज भी कुछ था, तेज या तेल नहीं पता। घर पहुंचा, रोज की तरह माताजी ने दरवाजा खोला, लेकिन उनके सर पर आंखों तक आता वो घूंघट आज भी था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता कि एक आवाज कानों में पड़ी, अरे बिट्टू आज टिक्की नहीं लाई क्या? आपको हमारी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।